गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आप लोगों को रीजनरेशन जो है उसके बारे में बता रही थी। इसका हमने एक लेक्चर जो है वो इससे पहले कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनरेशन का नेक्स्ट लेक्चर। रीजनरेशन में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और फिर हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। और टाइप्स ऑफ रीजनरेशन में मैं आप लोगों को दो तरीके के टाइप्स बता चुकी थी, रीपैरेटिव रीजनरेशन एंड सुपर रीजनरेशन। ये दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन क्या होता है? फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन इट इज़ द पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ टिश्यूज सच एज the blood tissue, glandular tissues, intestinal lining, uterine lining, skin, nails, hair and so forth. In man, the red blood cells live on an average 1 month. Some 2 lakhs per cubic centimeters of blood being destroyed every minute. The white blood cells live for only a few days. Human skin consists of 2 layers. One, the protective outer layer, it is called as stratum corneum, and the other deeper, which is known as Malpighian layer, in which active cell division takes place. The outer layer, it is continuously wear away, that is desquamates, and is replaced by cells from the inner Malpighian layer. The antlers of the stag falls every year and they are replaced by still larger antlers. A few general principles emerges from the study of regeneration. तो ये जो जनरल चीज़ें हैं ये रीजनरेशन से क्या क्या निकल के आई हैं कि जो फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन होता है वो एक तरह से ब्लड, ग्लैंड टिश्यूज़, इंटेस्टाइनल सेल्स, यूटेराइन लाइनिंग, स्किन, नेल्स, हेयर्स, इन का जो रिन्यूअल होता है वो फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन कहलाता है। और यदि हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर भी जो आरबीसीज जो हैं उनका रेगुलरली रिन्यूअल होता रहता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, क्योंकि इनकी एक लाइफ स्पॉन जो है वो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पॉन होता है। उसके बाद नई आरबीसीज जो हैं वो बनती रहती हैं और डब्ल्यूबीसी जो हैं वो भी इसी तरीके से रिप्लेस होती रहती हैं। स्किन की भी बात यदि की जाए तो स्किन जो है उसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है जो कि प्रोटेक्टिव होती है, और दूसरी वाली अंदर वाली जो होती है मालपीजियन लेयर होती है जिसके अंदर एक्टिव सेल डिवीज़न जो है वो होता रहता है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो बार बार जो है वो रिप्लेस की जाती है और इसका रिप्लेसमेंट जो है वो इनर मालपीजियन लेयर्स की तरह होता है। और इसी तरीके से जो एंटलर्स जो होते हैं स्टैग के वो भी हर साल गिरते हैं और नए बनने वाले जो रिप्लेस जो होते हैं एंटलर्स वो इवन पुराने वालों से थोड़े लार्ज होते हैं। सो द फैसिलिटी इज़ एज वी हैव सीन more marked among the lower members of the animal kingdom than among the higher. Although the rule it is not hard and fast, amphibians which are vertebrates they have a greater capacity of regeneration than insect. Again with the same group it is find very unequal powers of regeneration, the frog and Xenopus for instance. यानी कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किस एनिमल ग्रुप के अंदर रीजनरेशन होगा या किस में नहीं होगा। जनरली ये माना गया है कि लोअर जो एनिमल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और हायर एनिमल्स में नहीं होती है। लेकिन फिर अगली बात ये आती है कि जैसे जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो इंसेक्ट से भी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से यह कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि किस में रीजनरेशन होगा और किस में नहीं होगा। Regeneration, it is broadly speaking more active in young animals than in adult animals. We have seen that the larvae of many amphibians they will grow new legs which the adult is totally incapable of doing. यानी कि young animals जो होते हैं उनमें regeneration ज़्यादा होता है और जो old हो जाते हैं जिनमें एजिंग ज़्यादा हो जाती है उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है और उसमें की जो स्पीड है वो कम होती है। In embryos, regeneration it is even more active than in young animals and larvae.
The phenomena of embryonic regeneration, it is associated with those of germinal regulation, which we have already discussed in connection with the development. It may be remembered that germinal re-regulation, it is particularly striking in the case of eggs like those of the sea urchin and birds. The regenerative power of a given part of body, it relies on the intrinsic property. कौन सी प्रॉपर्टी पर? उसके अंदर आंतरिक प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज themselves एंड नॉट ऑन द ब्लड स्ट्रीम. ये माना जा रहा है कि जो रीजनरेटिव पावर होती है किसी भी बॉडी के पार्ट की, वो उसकी जो टिश्यूज़ हैं वो तक है उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ना कि ब्लड स्ट्रीम पर. If an individual it is incapable of regenerating an organ and the organ it is removed and grafted on to an individual of another species which is capable of regenerating it, no regeneration occurs. In other words, the tissues of transplanted organ lack regenerative properties which the ब्लड स्ट्रीम ऑफ न्यू एनवायरनमेंट इज़ अनएबल टू सप्लाई. तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि जो टिश्यू है उसके अंदर ही प्रॉपर्टी होती है. यदि टिश्यू के अंदर रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं हो और फिर हम उस टिश्यू या उस ऑर्गन को काट करके किसी और ऐसे टिश्यू के ऊपर या ऑर्गन के ऊपर ट्रांसप्लांट कर दें जिसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है, तो भी रीजनरेशन नहीं होगा. यानी कि जो नया टिश्यू है जिसकी ब्लड स्ट्रीम जो है वो नई है, वहाँ पर रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम ऐसे टिश्यू में नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते जिसके अंदर ओरिजिनली ट्रांसप्लांटेशन की कैपेसिटी नहीं हो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द स्टडी ऑफ रीजनरेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रेट बायोलॉजिस्ट Jacques Loeb is that the organism can by different means and डिफरेंट प्रोसेसेस अटेन द सेम फाइनल रिजल्ट. यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है उसको अटेन करती हैं. इट इज़ यूजुअली फाउंड दैट द बिगर द एम्पुटेशन इज़ मोर रैपिड एंड वाइग्रस will be the regeneration of the missing part. If we cut off a small piece of the body of one earthworm and large piece of the body of a second earthworm, regeneration will take place much more quickly in the second case. यानी कि जिसके अंदर हमने लार्ज बॉडी पार्ट को काटा है उसमें तेज़ी से रीजनरेशन होगा. In fact, the worm which suffered the more serious amputating, it may be whole almost as soon as it may be whole regain almost as soon as the one which underwent the lesser operation. Among higher animals, analogous phenomena it encounter in the healing of wounds. Carroll and more especially Lecomte du Nez demonstrated cases in which the greater the surface of the wound, the faster is healed. They even expressed the phenomena in mathematical terms. It sometimes happens that regeneration begins by the reconstruction of the extremity of the section amputated. Among earthworms which have been the subjects of many experiments of this kind, the amputation of the entire rear half is first of all followed by total regeneration of the terminal rings. The intervening regions it become completed later. तो इसका मीनिंग ये है कि जो यदि स्मॉल पार्ट का रीजनरेशन जो है वो धीमे होता है और यदि पूरे के पूरे यदि बड़ा पार्ट जो है उसके अंदर रीजनरेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है. फोर्थ जो टाइप है रीजनरेशन का दैट इज़ नोन एज फॉल्टी रीजनरेशन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेट्रोमॉर्फोसिस और हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशन. When a different organ develops from the one that has been removed, the phenomena it is called as heteromorphosis or heteromorphic regeneration. यानी कि जो ऑर्गन हटाया गया है उससे डिफरेंट ऑर्गन जो है वो डेवलप होता है, अलग तरीके का ऑर्गन बनता है, तो उसको अपन फॉल्टी या फिर हेट्रोमॉर्फिक या हेट्रोमॉर्फोसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द श्रिम्प Palinurus, the eye may regenerate after being removed if the cut be made through the eye stalk.
just proximal to the eye and distal to the nerve ganglion. It may be remembered that the ganglion lies at the base of the stalk. The ganglion, it is removed together with the eye and the eye will not regenerate. यानी कि आई जो है वो उसी केस में रीजनरेट होगी जबकि गैंग्लियन जो है वो स्टॉक के बेस पर उपस्थित हो। यदि गैंग्लियन जो है वो आई के साथ हटा दिया जाएगा तो आई जो है उसका रीजनरेशन नहीं होगा। अ रीजनरेशन बड इज डेफिनेटली फॉर्म्ड बट इंस्टीड ऑफ लॉस्ट आई इट गिव्स राइज टू एन एंटीना लाइक ऑर्गन। यानी कि आई नहीं बनेगी और उसकी जगह पर जो बड है उससे एंटीना के समान एक ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाएगा। अमोंग द इंसेक्ट्स द ऑर्डर Phasmida creatures which resemble little sticks of wood, the amputation of the antenna may be followed by the regeneration of minute leg। यानी कि एंटीना का एम्पुटेशन होगा और उसके बाद जो रीजनरेशन होगा वो एक छोटी सी लैग जो है उसकी फॉर्मेशन में होगा, विच कंप्राइजिंग एंड टीबिया एंड ए टार्सस विथ 4 joints। This heteromorphosis, as Lucien Quinault has observed, it takes place when the antenna is cut off at the specific level, more precisely when it is cut off at the second joint. If it is cut off higher up, regeneration it is normal and the several antenna is replaced by a normal antenna। तो इसमें क्या होता है इंसेक्ट के अंदर कि इसके अंदर यदि हम बात करें फास्मिडा के अंदर तो ऐसे में यदि एंटीना जो है उसका एम्पुटेशन होता है तो एंटीना के एम्पुटेशन की जगह पर एक माइन्यूट लैग जो है वो बन जाती है, छोटी सी उसकी लैग की फॉर्मेशन हो जाती है, उसका रीजनरेशन हो जाता है। लेकिन ये उसी कंडीशन में होता है जबकि हम एंटीना को उसका जो सेकंड जॉइंट है उससे नीचे की तरफ से काटें। यदि सेकंड जॉइंट से ऊपर की तरफ से काटा जाएगा तो रीजनरेशन जो होगा वो नॉर्मल होगा और एक एंटीना की नॉर्मल एंटीना की जगह पर बहुत सारे एंटीनाज जो हैं मतलब एंटीना जो हैं सीवियर्ड एंटीना जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो हैपन दैट द एम्पुटेड ऑर्गन इट इज़ रीजनरेटेड विथ एबनॉर्मल कैरेक्टर्स। This can be observed among various insects such as cockroaches. When the end of a leg is cut off, it will grow again, but instead of a tarsus with 5 joints, which is normal in cockroaches, it will have a 4-jointed tarsus। लेग को काटेंगे तो उसका रीजनरेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो टॉर्सस जिसके अंदर 4 जॉइंट होते हैं उसकी जगह पर 5 जॉइंट की जगह पर केवल 4 जॉइंटेड टार्सस जो उसकी फॉर्मेशन होगी। सम नेचुरलिस्ट आर्ग्यूइंग फ्रॉम द फैक्ट दैट इंसेक्ट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा हैव ओनली 4 joints in the tarsus have interpreted this error in regeneration as a kind of atavism। regeneration they say reproduce ancestral characteristic of the race। कुछ साइंटिस्ट ने क्या बताया कि जो रीजनरेशन होता है वो एंसेस्ट्रल करेक्टर्स जो हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के एंसेस्ट्रल करेक्टर्स जो हैं उनको रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इन ट्राइटॉन्स ऑन द कॉन्ट्ररी द लैग रीग्रोन बाय रीजनरेटिंग are often furnished with a greater number of digits than the normal legs, 6, 7 or 8. Sometimes it even occurs that the amputation of a member will be followed by the growth of supplementary members. When, for instance, a lizard's tail is cut off, 2 or even 3 tails may be grow to replace it. If larger and larger sections they are cut off the earthworm, a point is reached when the subsequent regeneration it is no longer normal. Instead of the large missing part being reproduced, the small remaining parts doubles resulting in the formation of a composite monster। यानी कि कभी होता है कि बार बार यदि हम किसी एनिमल अर्थवॉर्म जो है उसको बार बार हम सेक्शंस में काटेंगे तो नॉर्मल रीजनरेशन नहीं होता। कुछ समय बाद ये होता है कि जो स्मॉल बचा हुआ जो छोटा वाला पार्ट होता है वो डबल या ट्रिपल जो है हो जाता है, तो एक तरीके से एक मॉन्स्टर टाइप ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाती है जो कि वाइबल नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस डिटैच ए स्मॉल एंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म consisting of the head and a few rings only. This small section of worm, instead of regrowing the rest of its body, will regenerate a second head pointing in the opposite direction. In the same way, if a piece of worm's posterior comprising the end it is removed,
It will not regenerate the remainder of the body with the head but will form a double posterior end instead. तो इसमें वॉर्म में क्या होता है, यदि हेड की तरफ से बिल्कुल ऊपर की तरफ से काटा जाएगा तो दो हेड बन जाएंगे, और नीचे की तरफ टेल की तरफ से यदि इसमें कट लगाया जाएगा तो जो पोस्टीरियर पार्ट है, एंड पार्ट है, उसमें डबल टेल जो है वो फॉर्मेशन हो जाएंगी. द फोर पार्ट ऑफ द प्लेनेरियन प्रोसेरोड्स लोबटा, if cut in two just behind the eyes, it will always produce a new head. As the operation is repeated further and further from the head, the percentage of these heteromorphosis falls and at the certain points vanishes altogether. Then as the tail is approached, a point is reached behind the base of the pharynx when the posterior sections will always reproduce another tail. Numerous cases of heteromorphosis are known among hydras, hydroids, that is Tubularia, etc. The results of these experiments, they are of twofold interest. In the first place, they show that all levels of body do not possess identical power of regeneration. For extremities to produce a head or a tail, as the case may be, as thought at a certain point there occurs an inversion of polarity. In the second place, the experiments reveal that regeneration does not always takes place in a manner calculated to restore the organism's original integrity. Regeneration simply does what it can and is not directed by some mysterious or infallible force acting in the interest of the organism. When worms are bisected at a level which in normal condition always results in normal regeneration, heteromorphosis can nevertheless be produced by means of salts, strychnine and low temperature. Faulty or teratogenic regeneration experimentally produced is of course closely linked to the experimental production of monsters. यानी कि जो फॉल्टी रीजनरेशन होती है वो इसको टेराटोजेनिक रीजनरेशन भी कह सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस की जा सकती है. तो ये था ऑल अबाउट द